ये एक डिस्क है, टू आर रेडियस की। इसमें से एक और डिस्क आर रेडियस की काट के निकाल दी। राइट? तो बाकी जो बचा, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। राइट? A disk of radius r is cut out from one side of disk of radius 2r. Find position of center of mass of remaining portion. जो बाकी का बचा है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ बच्चों? ओके, तुम लोग करोगे, मैं करूं? देखो कुछ समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो सरेंडर कर देना, मैं कर दूंगा। चलो मैं करता हूं। देखो, ये सिमेट्रिकल लाइन है, करेक्ट? तो सेंटर ऑफ मास ऊपर का आधा और नीचे का आधा सेम है, तो सेंटर ऑफ मास होगा तो इसी लाइन पे कहीं होगा, राइट? तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है यहां पर, इसका। अच्छा, ये जो डिस्क हमने निकाल दी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये तो सेंटर पे ही होगा इसके, राइट? और जो पूरी बड़ी डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास ये है, करेक्ट? ठीक है? तो अब सोचो, वी हैव द टू ऑब्जेक्ट्स, वन ये डिस्क एंड वन ये रिमेनिंग पोर्शन। डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है और रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये है, और दोनों जब मिला दिया तो एक बड़ी डिस्क बन गई। दोनों को मिला दिया तो एक सिस्टम हो गया, यानी टू पार्टिकल्स और फिर उनका सेंटर ऑफ मास। उनका सेंटर ऑफ मास कौन सा है? ये है, दैट इज O। इसमें से हमें ये डिस्टेंस मालूम है ना, R, क्योंकि इस डिस्क का रेडियस R है, तो ये डिस्टेंस हमें मालूम है। ये हमें चाहिए तो मान लेते हैं X, राइट? अब आपको मासेस चाहिए, ठीक है?
अगर पूरी डिस्क का मास m है, पूरी बड़ी डिस्क का मास m है, तो इस पोर्शन का मास कितना होगा? बोलो। If mass of disk of radius 2r is m, then mass per unit area कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना? मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, इसको सरफेस डेंसिटी भी बोलते हैं, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। पूरी बड़ी डिस्क का रेडियस 2r है तो टोटल एरिया इतना हो गया, राइट? दैट इज m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इतना क्लियर है? नाउ मास of disk of radius r, that is m1 मान लो, m1 is equal to कितना हुआ? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, यही होगा ना? क्योंकि मास पर यूनिट एरिया तो सबका सेम है ना, वो तो उसी का पार्ट है। एंड मास पर यूनिट एरिया कितना आया? m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और जो छोटी डिस्क है उसका एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर। तो m1 कितना हो गया? m/4, ये आ गया। नाउ mass of remaining section, mass of section m2 is equal to m minus m1। टोटल मास में से उतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया? m2 is equal to 3m/4, राइट? ये तो हमारे पास मासेस आ गए। हो गया क्लियर? ओके। नाउ अब हमको करनी है इसकी कैलकुलेशन। एक मिनट में इसको जरा थोड़ा इधर ले आता हूँ। नाउ दिस इज व्हाट, ये m1 है ना? ये m1 है, छोटी डिस्क का सेंटर, ये m2 है और ये m है। अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं, ठीक है, इसको ओरिजिन ले लूं, नाउ m1 कितना है? m/4। x1 कितना है? r प्लस एक्स, यहां से डिस्टेंस r प्लस एक्स हुआ। m2 कितना है? 3m/4, और x2 कितना है? 0, और x तो मुझे कैलकुलेट करना ही है, तो फार्मूला यूज करो, x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 कितना? m/4, x1 कितना? r प्लस एक्स, m2 कितना? m2 कितना? 3m/4, x2 कितना? 0 अपॉन m/4 प्लस 3m/4, राइट? नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, ये तो 0 हो गया,
ये पूरा m हो गया, तो ये आएगा x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1/4 r प्लस x, राइट। तो 4x इज इक्वल टू r प्लस x, तो x इज इक्वल टू r/3, राइट। एक बार नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से। मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, ठीक है। देखो, ये हमारा एक बड़ा डिस्क था, इसका रेडियस कितना था 2r। इसमें से हमने एक डिस्क लिया ऐसे, और इसका रेडियस कितना है r, और ये हमने काट के निकाल दिया, इसको हमने काट के निकाल दिया। तो जो बाकी का बचा उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमारे पास ये दो पीसेस हो गए, दिस इज फर्स्ट पीस एंड दिस इज सेकेंड पीस। हमने एक बड़े पीस के दो पीसेस कर दिए। तो सबसे पहले तो हमें इनका मास चाहिए। पूरी बड़ी डिस्क का मास m था, तो हमने क्या किया, मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो मास पर यूनिट एरिया हमने कैलकुलेट किया, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल मास, हाँ ओके, ठीक है। तो हमने ये दो पीसेस लिए, इन दोनों पीसेस के मास कैलकुलेट करना है, राइट। उसके लिए हमने सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, ये आ गया m/4πr²। अब इस डिस्क का एरिया हमें मालूम है, सो देन इस डिस्क का मास हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो इस डिस्क का मास हमने कैलकुलेट किया m1, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, तो m/4πr² था, और इसका एरिया कितना πr²। तो अकॉर्डिंगली इसका मास 1/4 हो गया। वैसे भी तुम सोचो, अगर रेडियस हाफ हो गया, बड़ी डिस्क का रेडियस 2r था, छोटी डिस्क का रेडियस r है, अगर रेडियस हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो जाएगा। एरिया 1/4 हो गया तो मास भी 1/4 हो जाएगा। तो m/4 इसका मास हो गया। दूसरे पीस का मास, अगर इसका m/4 है तो इसका 3m/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो सिस्टम है, मास 1 एंड मास 2। जब हम उन दोनों को कंबाइंड करते हैं, ये मास 1 है, इसका सेंटर है, और ये मास 2 है, इसका सेंटर है, और जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो वो बड़ा डिस्क बनता है। यानी दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो हमें ऑलरेडी मालूम है, कहाँ, बड़ा डिस्क, तो वो इसका सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, कितना x, ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया x, और ये डिस्टेंस हमें मालूम था कितना r। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक सिचुएशन आ गई इस टाइप से, राइट। ये एक मास m1, ये m1 कितना है m/4, ये एक मास m2, ये कितना है 3m/4। तो टोटल मिला के सेंटर ऑफ मास कितना हो गया m। तो पहले मास का सेंटर ये, दूसरे मास का सेंटर ये, दोनों एक ही लाइन में, और दोनों का मिला के सेंटर ये। और फिर हमने जो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उससे कैलकुलेट किया, किसको, इसको ओरिजिन एज्यूम करके। इसको ओरिजिन एज्यूम किया तो m2 ओरिजिन पे आ गया, और m1 का डिस्टेंस हो गया r प्लस x। सो दैट्स व्हाई वी टुक m1 इज इक्वल टू m/4 एंड x1 इज इक्वल टू r प्लस x। m2 3m/4 और x2 तो, क्योंकि ये पॉइंट तो 0 पे ही है, सो देन फर्दर वी डिड द कैलकुलेशन एंड अकॉर्डिंगली वी गेट r/3। सो जो रिमेनिंग सेक्शन है वो कहाँ है, जो रिमेनिंग सेक्शन है वो है
पुराने सेंटर से r/3 डिस्टेंस पे, पुराने सेंटर से r/3 डिस्टेंस पे, करेक्ट? समझ गए? राइट। अब क्विकली एक क्वेश्चन कर दो। हाँ समृद्धि कुछ कह रही थी? हाँ, right, do the same exercise for a sphere. I took disk, you take a sphere of radius 2r, out of which a sphere of radius r is taken out. What is the difference between the disk and the sphere? Disk is 2D object while sphere is 3D object. डिस्क में हम मास पर यूनिट एरिया लेते हैं, स्फीयर में मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, राइट? टू लीनियर ऑब्जेक्ट होता है तो मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लेना है। और अगर रेडियस हाफ हो जाता है तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? 1/8. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। तो अगर मास हाफ हो गया तो रेडियस हाफ हो गया तो मास 1/8 हो जाएगा, राइट? बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है, बस इतना ही डिफरेंस था ना? तो मैं कर देता हूं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। सो दैट कम्स आउट एज, दैट इज 3m अपॉन 32 पाई r क्यूब, राइट? सो मास ऑफ ए स्मॉल स्फीयर m1 is equal to density into volume of a small sphere, that is 3m upon 32 pi r cube into 4/3 pi r cube. So this will come out as m/8. ये m/8 हो गया। तो मास ऑफ सेक्शन कितना हो गया? मास ऑफ सेक्शन m2 is equal to m minus m/8, that is 7m/8. बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूले में रखोगे आ जाएगा, ठीक है? कैसे? लाइक ये हमारा O2 है, यानी ये सेक्शन का सेंटर है, ये O1 है जो छोटे स्फीयर का सेंटर है, और ये दोनों का कंबाइंड सेंटर है, राइट? m1 इज इक्वल टू m/8, x1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास r है और ये x है, तो r प्लस x, राइट? r प्लस x। m2 7m/8, x2 0, ठीक है? अब फॉर्मूला लगा लो, कितना आया? 7 m/8 इंटू r प्लस x प्लस ये तो 0 हो गया अपॉन टोटल मास इज m, तो ये आ गया r/7। राइट, होप सो समझ में आ गया होगा। रिजिड बॉडी, राइट,
व्हाट इज ए रिजिड बॉडी? हम ये जितना भी सिस्टम का कैलकुलेट करते हैं, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, ये सब हम जो कैलकुलेट करते हैं ये सब रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेट करते हैं. हाउ वी कैन डिफाइन अ रिजिड बॉडी? एक रिजिड बॉडी क्या है? ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझो. राइट, एक एग्जाम्पल लो से कोई भी, ये हमारा एक रॉड है, थिन रॉड है. ओके, इसको हम, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब हम इसको घुमाएंगे, इसको हमने रोटेट कराया ऐसे. देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा, इसका हर एक पार्टिकल ऐसे रोटेट कर जाएगा. राइट, किस तरह से? इस तरह से. ओके, लेट्स सपोज दिस इज दिस वे. नाउ यू विल सी हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सेम है. फिर कोई भी अगर हम दो पार्टिकल लेते हैं इस रॉड में, कोई भी दो पार्टिकल लेते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस x है, कोई भी दो आर्बिट्रेरी पार्टिकल लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है x. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी व्हेन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस डू नॉट चेंज विद मोशन. अगर मोशन के साथ इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, so then we say a system as a rigid body. Right, so how we will define a system of particles? A system of particles, क्योंकि कोई भी बॉडी है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही बोलते हैं. A system of particles is called rigid body if interparticle distances do not change with motion. Do not change with motion. So this is a rigid body. Right. Now अब एक क्वेश्चन होगा, आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि सबके साथ ही ऐसा होता है. तो इफ ऑल आर रिजिड बॉडीज, नहीं, ऐसा नहीं है. इफ आई टेक ए चेन, सपोज एक आयरन चेन लेते हैं, इस टाइप से होती है चेन. इसको मैं इस पॉइंट से लिफ्ट करूं तो ये सीधी रहेगी. आई जस्ट लिफ्ट इट लाइक दिस, तो ये सीधी रहेगी? नहीं रहेगी. व्हाट विल हैपन? ऐसे सैग कर जाएगी. ठीक है, तो इट विल हैव ए शेप लाइक दिस, ऐसे इस टाइप की शेप हो जाएगी. ठीक है, अभी बताता हूं. ठीक है, तो इस टाइप से सैग हो जाएगी. Then interparticle distances will not remain same. Okay. So first of all, आरुषि, rigid body क्या है ये समझ में आ गया? Yes sir. Right. A flexible body क्या है? Rigid body वो होती है जिसमें interparticle distances change नहीं होते. तो that means flexible body वो है जिसमें interparticle distances change हो जाते हैं. एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस मोशन के साथ चेंज हो जाते हो उसको हम फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं. सो उसके लिए आई टुक एन एग्जांपल के एक चेन है, वो चेन ऐसे ज़मीन पे पड़ी हुई है और हम एक एंड से उसको लिफ्ट करते हैं. ऐसे एक एंड से जब हम उसको लिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? वो सीधी नहीं होगी,
इट विल सैग लाइक दिस, ऐसे सैग हो जाएगी। और जब वो ऐसे सैग हो जाएगी तो यू विल से हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, एंड दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, राइट? दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ओके, व्हाट यू कैन डू, अगर आप अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये है और हम इस चेन को ऐसे रोल कर दें तो हो गया ना इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस चेंज, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम बिल्कुल लेमैन फॉर्मेट में बोले, अगर शेप चेंज हो सकती है तो इट इज फ्लेक्सिबल, और शेप चेंज नहीं हो सकती है देन इट इज रिजिड। सो दिस इज व्हाट रिजिड बॉडी। हम जितना भी मोशन स्टडी करते हैं वो सब रिजिड बॉडी के लिए स्टडी करते हैं, राइट? नहीं, वो रिजिड बॉडी में काउंट नहीं होगी, ठीक है? ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी शेप चेंज हो जाती है उसको हम रिजिड बॉडी में काउंट नहीं करते। ड्यूरिंग द मोशन होती है ना, हाँ, राइट? नाउ लेट्स स्टडी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। Center of mass of rigid body. First, its position is fixed with respect to body, यानी बॉडी में कोई भी पोजीशन ले वहां से उसकी पोजीशन फिक्स है। जैसे अगर मैं एक स्फीयर लूं, इसका सेंटर ये सेंटर है, तो कोई भी एक पार्टिकल लूं तो उससे इसकी पोजीशन जो है हमेशा वही रहेगी, बिकॉज इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस डू नॉट चेंज, राइट? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू बॉडी। सेकेंड, इट मे or may not lie within body। बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक रिंग लूं तो उस रिंग का सेंटर रिंग के सेंटर पे होगा, और सेंटर तो बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी तो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे है ना, बीच का पोर्शन तो एयर है। तो इफ आई टेक ए रिंग तो उसका सेंटर कहाँ हो गया? बॉडी से बाहर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है कि सेंटर कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर मतलब बॉडी के अंदर हो, ठीक है? अब होलो स्फीयर लो तो बॉडी कहाँ है? बाहर बाहर है, अंदर तो है नहीं, तो सेंटर कहाँ हुआ? बॉडी के बाहर हो गया। तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, राइट? थर्ड, हाँ, सेंटर पे होता है। में होलो स्फीयर में सेंटर पे ही होगा, वहाँ पे तो बॉडी नहीं है ना, हवा है। हाँ, सेंटर में होगा। फॉर रिजिड बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, for rigid body of uniform mass distribution, their geometrical center is center of mass। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होता है। हो गया?
center of gravity. I told you in the last class, rather I started from center of gravity. So center of gravity is the point where whole weight is supposed to be concentrated. Where whole weight is supposed to be concentrated. If G not equal to 0, center of mass and center of gravity are same point. इसीलिए बचपन में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते थे, ठीक है, और अब हम बड़े हो गए तो सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, क्योंकि मोर स्पेसिफिक इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो दैट इज मोर स्पेसिफिक इज सेंटर ऑफ मास. नहीं, सेम जैसे सेंटर ऑफ मास का है, इफ G नॉट इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम पॉइंट. इफ G is equal to 0, then center of gravity is absent. है, होगा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ही नहीं. ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? मान लो एक 2D ऑब्जेक्ट्स के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, नॉट 3D. 2D ऑब्जेक्ट के फाइंड आउट करना तो बहुत सिंपल सा है. कैसे? लाइक टेक एनी ऑफ द रैंडम ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट लो, इसको एक पॉइंट से पकड़ो, इस पॉइंट से ऐसे पकड़ लो, ठीक है. फिर ये अपने आप एक जगह रुक जाएगा, लूज छोड़ दो एंड इसको ऐसे पकड़ लो हल्का सा, अपने आप आएगा. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, वर्टिकल लाइन, राइट, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो. फिर इसके बाद इसको घुमाओ, घुमा के किसी और लोकेशन से पकड़ो. अब इस लोकेशन से पकड़ा, राइट, और फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और ये दोनों लाइन जहां कट करेंगी दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल लाइन में ही आएगा. तो पहले जब हमने इधर से पकड़ा था तो इधर को जा रहा था, इधर से पकड़ा तो इधर को जा रहा है, तो दोनों लाइन जहां कट करेंगी दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, राइट. तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. बट फॉर द 2D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट तो क्योंकि ऐसा होता है उसमें इधर उधर भी शिफ्ट होती है, इसमें तो ऊपर नीचे और साइड में होगी, उसमें तीसरी डायमेंशन भी हो जाती है. पेपर, हाँ, पेपर को कॉर्नर से पकड़ लो ऐसे, ठीक है. नाउ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हम एक्चुअली जब भी ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टडी करते हैं, राइट. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट मोशन of whole body, right, and this is for translatory motion, not rotation about the axis. ठीक है, रोटेशन नहीं होना चाहिए, राइट. Center of mass move like a particle under influence
of net external force acting on system. ये हम पहले ही बात कर चुके, सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्सेस लगेंगी दे कैन बी टेकन एज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास, राइट. इफ सिस्टम अंडरगो एनी चेंज, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस लिख रहे हैं अभी. If system undergo any change due to internal forces, then center of mass continue moving as before change. वो चेंज होने से पहले जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा. कंडीशन इज दैट द चेंजेस मस्ट बी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, राइट. हालांकि इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उनका चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स उनमें चेंज हो सकता है. अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमने एक बॉम्ब थ्रो किया तो ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा. ये बॉम्ब था, ये जा रहा था, ऐसे थ्रो कर दिया तो ऐसे ही जाएगा प्रोजेक्टाइल की तरह, प्रोजेक्टाइल की तरह वो जा रहा था. तो ये जो लाइन बनाते हैं हम प्रोजेक्टाइल में, किस चीज़ की लाइन है? सेंटर ऑफ मास की लाइन. तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मूव कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, यानी ये हर जगह पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब कर रहा है. बॉडी तो पूरा ऐसे होगा, ठीक है. अब ये एक्सप्लोड हो गया सपोज रास्ते में, अब बॉम्ब फेंका है तो एक्सप्लोड करने के लिए फेंका था, तो एक्सप्लोड हो गया. अब एक्सप्लोड होने में इसके दो पार्टिकल हो गए, तो एक पार्टिकल ऐसे जाएगा और एक पार्टिकल ऐसे जाएगा, इस तरह से कि इन दोनों का हमेशा सेंटर वहीं रहेगा. यानी आप किसी भी लोकेशन पे देखेंगे तो जो सेंटर होगा वो वहीं पे रहेगा, ठीक है. तो एक बॉम्ब अगर जा रहा है और वो रास्ते में ब्लास्ट हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, उसके कितने भी पीसेस हो A to Z, चाहे देयर आर 1000 पीसेस, उन 1000 पीसेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी लाइन पे मूव करता रहेगा जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थी. दैट इज व्हाट, ड्यू टू इंटरनल फोर्स देन सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू मूविंग एज बिफोर चेंज. जैसे चेंज से पहले मूव कर रहा था वैसे मूव करता रहेगा, राइट. फॉर योर जनरल प्रॉब्लम्स कहीं पे होती है क्वेश्चंस के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल जो पोजीशन वाला फॉर्मूला है वही लगाएंगे. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास acm is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus and so on divided by m1 plus m2 plus and so on. This is what about the center of mass. And now this chapter is completed. इसमें problems थी, वो problems पूछ लो. And another thing,